स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज हम आपके लिए मूल अधिकार का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इस भाग को देखने के लिए आपको पहले हमारा जो पहला भाग है उसे भी देखना होगा, तभी आप बेहतरी से समझ पाएंगे। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए आप लोग पहला वीडियो भी देखें और याले वीडियो को भी अंत तक देखें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये हर एग्जाम की दृष्टि से। मूल अधिकार के पहले वीडियो में हम एक विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। मूल अधिकार क्या हैं तथा मानवाधिकार से उनमें क्या अंतर है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पहला मूल अधिकार जो है वो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। उसके बारे में विस्तृत व्याख्या तथा क्यों आरक्षण देने की जरूरत पड़ी और क्या आरक्षण 50% से भी अधिक हो सकता है, इस सब के बारे में हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे मूल अधिकार के बारे में, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। बात करते हैं दूसरे मूल अधिकार के बारे में। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उल्लेखित है। कई बार एग्जाम में एक साधारण प्रश्न को भी हम गलत कर आते हैं। हमसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के अनुच्छेद हैं, तो हम उत्तर देते हैं 3, जबकि ये 4 प्रकार के हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 कुल मिलाकर हो गए 4। अब बात करते हैं 19 की। 19 अनुच्छेद के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं या 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले जब ये संविधान बना था तब यहाँ पर भी 7 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें से एक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ हटा दिया गया। वो क्या था उसे हम बाद में जानेंगे। अभी बात करते हैं 19 क के बारे में, जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी हमें भाषण और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ये आप और हम सबको याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेखित नहीं किया गया है। अब 19 बौ की बात करें या 19 बी की बात करें, तो उसमें है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जो बगैर हथियारों के हो। यानी कि हथियारों के बगैर हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न भी उठ सकता है कि जैसे जो सिख लोग होते हैं, जब उनका धार्मिक सम्मेलन होता है तो वो तो अपने साथ कृपाण को रखते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए, अनुच्छेद 25 ये भी कहता है सभी लोगों को धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। यानी वो जो कृपाण रखते हैं वो उन्हें अनुच्छेद 25 को पावर देता है, वो अधिकार देता है। हम उसे 19 के प्रतिकूल नहीं कह सकते। अगले अनुच्छेद की बात करें या इसके अगले भाग की बात करें, तो वो है संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाते हैं। हमारे राष्ट्र में तो संगठनों की एक बाढ़ सी है। और भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने, बस जाने और व्यापार करने की स्वतंत्रता भी हमें इसी अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। अब बात करते हैं किस अधिकार को हटाया गया। वो है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया गया था पहले से, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 एक कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 20 की, इसे ध्यान से सुनिएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है इसमें। मतलब कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं कहलाएगा या तब तक वो अपराधी नहीं है जब तक उसने जो अपराध किया है वो सिद्ध ना हो जाए। ये काम पुलिस का है, या पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ा तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं हुआ। वो अपराधी तब होगा जब उस पे दोष सिद्ध हो जाएगा। ये अधिकार जो है हमें कौन देता है, अनुच्छेद 20 देता है। और दूसरा अधिकार ये होता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा।
मतलब किसी ने कोई क्राइम किया, यदि उसका अपराध सिद्ध हो गया, उसे दंड दे दिया गया है, बाद में ये हुआ कि संविधान संशोधन कर दिया गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे दोबारा सजा दे देंगे। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देने का प्रावधान है। ये इसका दूसरा बिंदु है। तीसरे बिंदु की बात करें तो किसी भी अपराध के लिए कोई जो अपराधी है उसे ये नहीं कह सकते कि तुम साक्ष्य लेके आ या एविडेंस लेके आ कि तूने ये कार्य किया है, या उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये काम पुलिस का है, वो खोजेगी, या जो संस्था उसकी खोज कर रही है वो खोजेगी कि उसने क्या अपराध किया है। उसको जबरदस्ती साक्ष्य प्रस्तुत कर कि मैंने ये अपराध किया है उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि इसमें क्या क्या बिंदु कहे गए हैं। दोबारा सुनिए एक बार। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक उस पे दोष सिद्ध ना हो जाए, और किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं मिलेगी। तीसरा बिंदु है, किसी भी अपराध के लिए जो अभियुक्त है उसे ये प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, या ये जोर नहीं दिया जा सकता कि वो अपने विरुद्ध कोई साक्ष्य पेश करे। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये विवादों में भी रहा है, लेकिन इसका जो मूल पाठ है उसे पहले जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इसके मूल पाठ में कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्वक जीवन का मतलब ये है जीवन के वो सभी अधिकार जो उसे सार्थक, संपूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं, ये कहा गया है। ये जीने का अधिकार क्या है, इसे लेकर कई केस हुए न्यायालय में, कई विवाद न्यायालय में गए। इसमें से एक मुख्य बात का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वो है मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राण शब्द है वो केवल जीवित रहने मात्र से नहीं है, या जीवित रहना मात्र उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ यही है कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का हर किसी को अधिकार है। अब इसी में कुछ धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। अभी हाल के दिनों में एक और बिंदु इसमें जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 में, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से सुनिएगा। निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही मूल अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है निजता का अधिकार, यानी हमारी कुछ अपनी प्राइवेसी है। इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया, एक विधेयक भी लाया गया, जिसे कहते हैं डाटा गोपनीयता और संरक्षण विधेयक 2017। इसमें भी यही कहा गया कि हम जो डाटा का संकलन कर रहे हैं या भंडारण कर रहे हैं या हटा रहे हैं, वो हमारी व्यक्तिगत सहमति है। यानी हम अपनी मोबाइल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो हमारा निजता है या हमारा व्यक्तिगत मामला है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हम कोई ऐसी चीज़ सर्च ना करें जो राष्ट्र के खिलाफ हो, या जिसे बैन किया गया हो, या सरकार द्वारा उस पर रोक लगाई गई हो। ये अनुच्छेद 21 का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो 21 क या 21 ए में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये उन नियमों के आधार पर होगी जो राज्य में नियम चल रहे हों। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। आपको लिख लेना है कहीं पर। 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को अनिवार्य या प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार या शिक्षा देने का कार्य राज्य करेगा। अनुच्छेद 22 को जान लेने से पहले एक बात ये याद रखिएगा हमेशा कि अनुच्छेद 20 और 21 का कभी भी स्थगन नहीं होता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी इन दो अधिकारों यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का हनन नहीं होता है, निलंबन नहीं होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 कुछ
गिरफ्तारी करने से पहले कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ बिंदु बताए गए हैं जो गिरफ्तारी से पहले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे ये अधिकार दिए जाते हैं। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे बताना पड़ेगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। यानी जब पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति रहता है तो इसके खिलाफ पहले वारंट जारी होता है या पुलिस को बताना पड़ता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा अधिकार ये है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने पेश, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना ही होगा। यानी कि 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे कहाँ पेश करेगी? न्यायालय में। वो अलग बात है कि फिर न्यायालय उसे रिमांड पर भेजे या पुलिस के पास भेजे, वो एक अलग निर्णय हो सकता है। और इसका जो तीसरा भाग है उसमें कहा गया है निवारक निरोध। यानी अब हर किसी को तो नहीं बताया जा सकता कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है, किसी को शक के आधार पर भी पकड़ा जाता है, या हम यूँ समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं जिसके लिए शक के आधार पर पकड़ा जाता है। अब इसे हम कहते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध की भारत में बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। भारत में इस कानून का कई बार कहा भी गया है कि दुरुपयोग हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया, बाद में पता चला कि उसका दूर दूर तक उस अपराध से कोई लिंक नहीं है, तो उसकी जो सामाजिक छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है। और जो ये निवारक निरोध है ये पुलिस पावर को बढ़ाता है, यानी कि पुलिस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करें, लोकतांत्रिक देश है हमारा तो इसको विवादों में रखा गया है। इसके लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं जिसमें 3 महीने से अधिक समय तक निरोध किया जा सकता है, जिसमें है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा है आतंकवाद निरोधक कानून जिसे हम कहते हैं पोटा, POTA, आतंकवाद निरोधक कानून। और तीसरा है विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी के रोकथाम के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया 1974 में। ये विवादित है, इसे बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्जाम की दृष्टि से इतना ही पढ़ रहे हैं। दूसरा मूल अधिकार समाप्त कर लेते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हर अनुच्छेद में कुछ ना कुछ वाद और अपवाद है। यदि हम पूरी तरह से एक ही अनुच्छेद को पढ़ें तो 2 या 3 लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि अभी हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो केवल प्री एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से आ रहे हैं। अगले बार जब हम मुख्य परीक्षा के लिए कुछ वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक एक अनुच्छेद को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं तीसरा मूल अधिकार जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 जिसमें मानव का दुर्व्यापार करना, यानी कि गलत तरह से मानव को इधर उधर बेचना, किसी भी तरह से, गलत तरह से क्यों, किसी भी तरह से मानव का व्यापार को निषेध किया गया है। साथ ही साथ बलात् श्रम को भी निषेध किया गया है। बलात् श्रम को इस प्रकार समझिए कि बगैर पैसे दिए हुए या बगैर पारिश्रमिक दिए हुए कोई कार्य कराना ही बलात् श्रम कहलाता है। इसके अंतर्गत कुछ बहुत सारे अधिनियम भी बनाए गए हैं। जैसे कुछ अधिनियम का यहाँ पर जिक्र करें तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम बना 1956 में, और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम बना है 1976 में। ऐसी किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम बना 2000 में। ये सब इसलिए ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि बच्चों से भी कार्य कराना कानूनन जुर्म है। आप देखते हैं कहीं भी होटल वगैरह में यदि कोई छोटा बच्चा कार्य कर रहा है तो आप उस होटल मालिक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। बात करें अनुच्छेद 24 की तो इसमें भी यही बात का जिक्र किया गया है कि कारखानों में बालकों का नियोजन, यानी कि बालकों से कार्य कराना प्रतिषेध किया गया है जिनकी उम्र 14 साल से छोटी हो। यानी कि जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कहीं भी कार्य में लगाया नहीं जा सकता है। हालांकि इसको लेकर भी अपवाद हैं। आप भी देखते हैं कि कई जगह बच्चे कार्य करते हैं। हम ज़्यादातर होटल वगैरह में देखें तो वहाँ छोटे बच्चों द्वारा ही कार्य कराया जाता है, जो सरासर गलत है, मूल अधिकारों का हनन है। बात करते हैं 5वें मूल अधिकार की, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक उल्लेखित है।
अनुच्छेद 25 में जो कहा गया है वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कहा गया है अंतःकरण की। अंतःकरण को ऐसे समझिए कि हमारे जो आंतरिक मन से हम स्वतंत्र हैं कि हम किस धर्म को अपनाएं या किस धर्म का प्रचार करें, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म के आचरण मतलब धर्म के जो सिद्धांत हैं उस पर चलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि यही सब चीज़ें तो आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है उसमें भी ये सब कहा गया है। अब बात करें अनुच्छेद 26 की, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि धर्म को लेकर जो कार्य किए जाएं या कोई धार्मिक कार्य है तो उसके प्रबंधन की, जैसे हमारे यहाँ भागवत कराया जाता है, सुंदरकांड कराया जाता है, तो इसके लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम कोई भी धार्मिक आयोजन करें। अब बात है अनुच्छेद 27 की, तो इसमें धर्म को बढ़ाने के लिए यदि कोई कर देना चाह रहा है, माफ कीजिएगा, यदि कोई पैसा दे रहा है तो उसे कर से मुक्त रखा गया है। अब बात करें अनुच्छेद 28 की, तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब जैसे हम देख सकते हैं या समझने के लिए उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, मदरसे हैं या विद्या मंदिर हैं जहाँ हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है या धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, ये कहा जा सकता है, उसे हम अनैतिक नहीं कह सकते हैं। पांचवें मूल अधिकार को जानने से पहले आपको ये बताएं, जो चौथा मूल अधिकार है उसे हमारे द्वारा पांचवा कह दिया गया है, उसे चौथा ही समझें। पांचवा मूल अधिकार अब हम पढ़ रहे हैं। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत केवल दो अनुच्छेद आते हैं जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के लिए जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 29 और 30 में कही गई है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29। मतलब अल्पसंख्यक, हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्र में 6 अल्पसंख्यक जातियां घोषित हैं अभी वर्तमान समय में। भारत के किसी भी राज्य में कोई ऐसे निवासी निवास करते हों या ऐसे लोगों का समूह निवास करता हो जिनकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, तो उन्हें उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। वे नागरिक अपने धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव सहन नहीं करेंगे या राज्य सरकार उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। ना ही ये कह सकती है कि किसी शिक्षा संस्था में उन्हें हम प्रवेश नहीं देंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 जो कहता है वो कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार है। यानी वो अलग से अपने लिए शिक्षा संस्थान बना सकते हैं जो भाषाई और धार्मिक आधार पर हो सकते हैं। वो अपने अलग नियम बना सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। राज्य सरकार उनके साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगी। यदि कोई क्षतिपूर्ति होती है उनके किसी संस्थान को तो राज्य ही उसकी क्षतिपूर्ति वहन करेगी। और इन शिक्षण संस्थानों को सहायता प्राप्त करने में भी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक चीज ये भी याद रखिए दोस्तों, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ कहीं पर विस्तारित तौर पर व्याख्या में नहीं लाया गया है या इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसे हम गैर प्रभावी समूह भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 29 और 30 केवल अल्पसंख्यकों से संबंधित है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, केवल यही पूछ लिया जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण की बात किसमें कही गई है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 31 के बारे में बात करें तो ये है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जिसे निरस्त कर दिया गया है। ये हम सब जानते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे हटा दिया गया। अब ये मूल अधिकार नहीं है, वरन 300A के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बना दिया गया है। बात करते हैं हमारे संविधान की, या यूं कहें मूल अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण भाग की। वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तभी हमने आपको स्क्रीन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाकर दिखाया है ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। अब बात करें इसमें होता क्या है, हमें जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण
उच्चतम न्यायालय करता है या उच्च न्यायालय करता है, यानी न्यायालयों द्वारा हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण कैसे होगा, इसके बारे में इसी अनुच्छेद में बताया गया है या इसी अधिकार में बताया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या राज्य सरकार उन्हें निलंबित कर रही है। और जबकि 216 अनुच्छेद के अंतर्गत हम जाते हैं हाई कोर्ट यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 में उच्चतम तथा उच्च न्यायालय कैसे कार्य करता है। तो उसे शक्तियां दी गई हैं, वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिन्हें कहते हैं वो रिटें इस प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेषण, चौथी है प्रतिषेध और पांचवी है अधिकार परीक्षा। इनको हम विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे। हर एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इंग्लिश में इसे जो कहते हैं वो आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, आप उसे भी याद करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति के संबंध में जारी किया गया एक आदेश है जिसे हिरासत में लिया गया है या जिसके अधिकारों का हनन हुआ है या मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके तहत न्यायालय कहता है कि जिस व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन हुआ है उसे सशरीर अदालत में प्रस्तुत किया जाए, इसका आदेश जारी करता है। इसे ही कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को प्रत्यक्ष तौर पर कहाँ लाया जाएगा, न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात करें दूसरे प्रकार की रिट की तो वो है परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में मैंडमस भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है आदेश देते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये लगता है कि कोई व्यक्ति हो या कोई कॉरपोरेशन हो या निचली अदालत हो या सार्वजनिक प्राधिकरण या कोई भी राज्य प्राधिकरण ही क्यों ना हो, वो अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके चलते किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है या उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालय इस प्रकार की रिट को जारी करता है, जिसे हम परमादेश कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो रिट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का यदि हम शाब्दिक अर्थ जानें तो दोस्तों वो होता है प्रमाणित होना। यदि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ये लगता है कि रिट जारी करना बहुत अनिवार्य है या आवश्यक है, तभी ये रिट जारी की जाती है। ये एक कठिन रिट है ऐसा कह सकते हैं, जिसे साधारणतः जारी नहीं किया जाता। ये तब जारी किया जाता है जब कोई विधिक प्राधिकार या हम ये कहें कि कोई अवर न्यायालय है वो अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है, तो इस प्रकार की रिट जारी की जाती है। वो अपनी अधिकारिता से बाहर चले जाए तो इस प्रकार की रिट उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। बात करें यदि हम चौथी रिट की तो उसका नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है दोस्तों रोकना या मना करना। आपने एक बहुत प्रसिद्ध शब्द सुना होगा स्टे ले आना या स्टे ऑर्डर होना, यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी सी निचली अदालत के खिलाफ इसे जारी करता है, यानी उसने जो निर्णय दिया है उसे रोक सकता है, स्टे कर सकता है, उसे ही कहते हैं स्टे ऑर्डर। इसमें निचली अदालतों में चल रही कार्रवाई को रोकना पड़ता है। ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी की जाती है। ये एक प्रसिद्ध रिट है। अभी तक की पढ़ी गई रिटों में प्रतिषेध और उत्प्रेषण में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, होता भी है, क्योंकि दोनों में एक सी प्रक्रिया है। उच्चतम या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश दे रहा है कि प्रक्रिया को रोका जाए या प्रमाणित किया जाए। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, प्रतिषेध जो रिट है उसमें कार्यवाही चल रही है, मतलब जो निचली अदालत है उसने कोई फैसला दिया, उसके फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से हम स्टे ले आए। स्टे लगने पर जो निम्न अदालत है वो अब कार्रवाई आगे को नहीं करेगी। जबकि उत्प्रेषण जो होता है उसमें जो आदेश या निर्णय की उद्घोषणा होने के बाद कहा जाता है कि इसे प्रमाणित करो। ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर है।
चलिए अब जान लेते हैं पांचवी व अंतिम रिट के बारे में, जो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। ये आसान रिट है या इसे समझना आसान है, ये कह सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति को जो अपने सार्वजनिक पद को धारण कर लिया है और उसके योग्य नहीं है, मतलब कोई अधिकारी पद के योग्य नहीं है लेकिन उस पद पर रहकर कार्य कर रहा है, तो इसके लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय या संबंधित कोई भी न्यायालय पूछ सकता है कि किस अधिकार से वो इस कार्य को कर रहा है। इसे ही कहते हैं अधिकार परीक्षा। चलिए बात करते हैं बचे हुए अनुच्छेदों की। बचे हुए अनुच्छेद के बारे में जानने से पहले हम आपको ये भी बताएं, आप किसी भी साधारण किताब में देखेंगे तो आपको इन अनुच्छेदों का जिक्र नहीं मिलेगा। हम आपको इन अनुच्छेदों के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान जब पूर्ण होता है वो तभी समझ में भी आता है और दिमाग में लंबे समय तक रहता है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो ये संबंधित है सुरक्षा बलों से, यानी संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो सशस्त्र बल हों या अर्धसैनिक बल हों या पुलिस बल हो या कोई भी अन्य बल भी हो सकता है जो कार्य कर रहे हों, उनके मूल अधिकारों को सीमित या कुछ स्तर तक प्रतिबंधित कर सकता है। ये संसद को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अब बात करें अनुच्छेद 34 की, तो ये सैन्य कानून से संबंधित है जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ की परिभाषा संविधान में कहीं भी नहीं दी गई है, इसलिए इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं, मार्शल लॉ कानून होने की स्थिति में या मार्शल लॉ कानून लागू होने की स्थिति में, जैसे युद्ध हो, अशांति हो, दंगे हो, तो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। तभी लगाया जा सकता है जब इस टाइप की परिस्थितियां पैदा हों। अब यहाँ पर एक बात को समझ लेना जरूरी है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है। मार्शल लॉ में केवल मूल अधिकार ही प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में पूरी पावर केंद्र के पास आ जाती है और राष्ट्रपति के पास आ जाती है। ये एक मुख्य अंतर है मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में। अब बात करें अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 ये जितने भी हमने भाग 3 में मूल अधिकार पढ़े हैं उन सबको प्रभावी तरीके से लागू करने की बात करता है हमारा अनुच्छेद 35। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाया जाए तथा उनका उल्लंघन होने की स्थिति में कानून के द्वारा दंड दिया जाए और उसे युक्त बनाया जाए। और विधि निर्माण की शक्ति आप सबको पता है किसके पास है, संसद के पास है। राज्य विधानमंडल को ये शक्ति नहीं दी गई है। ये सब अनुच्छेद 35 में कहा गया है। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन आप यदि हमारे मूल अधिकार को लेकर जो पहला वीडियो है और याले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको मूल अधिकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। हमारा भी यही प्रयास है कि आपको जो भी ज्ञान मिले वो पूरा मिले, आधा अधूरा ज्ञान ना मिले। किसी भी चीज़ को शॉर्ट में पढ़ने से वो चीज़ समझ में नहीं आती है, इसलिए एक बार आपको विस्तारित तौर पे पढ़ना होगा, फिर हालांकि आप इसके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चलिए बात करते हैं बचे हुए अनुच्छेदों की। बचे हुए अनुच्छेद के बारे में जानने से पहले हम आपको ये भी बताएं, आप किसी भी साधारण किताब में देखेंगे तो आपको इन अनुच्छेदों का जिक्र नहीं मिलेगा। हम आपको इन अनुच्छेदों के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान जब पूर्ण होता है वो तभी समझ में भी आता है और दिमाग में लंबे समय तक रहता है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो ये संबंधित है सुरक्षा बलों से, यानी संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो सशस्त्र बल हों या अर्धसैनिक बल हों या पुलिस बल हो या कोई भी अन्य बल भी हो सकता है जो कार्य कर रहे हों, उनके मूल अधिकारों को सीमित या कुछ स्तर तक प्रतिबंधित कर सकता है। ये संसद को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अब बात करें अनुच्छेद 34 की, तो ये सैन्य कानून से संबंधित है जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ की परिभाषा संविधान में कहीं भी नहीं दी गई है, इसलिए इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं, मार्शल लॉ कानून होने की स्थिति में या मार्शल लॉ कानून लागू होने की स्थिति में, जैसे युद्ध हो, अशांति हो, दंगे हो, तो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है।
तभी लगाया जा सकता है जब इस टाइप की परिस्थितियां पैदा हों। अब यहाँ पर एक बात को समझ लेना जरूरी है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है। मार्शल लॉ में केवल मूल अधिकार ही प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में पूरी पावर केंद्र के पास आ जाती है और राष्ट्रपति के पास आ जाती है। ये एक मुख्य अंतर है मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में। अब बात करें अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35, ये जितने भी हमने भाग 3 में मूल अधिकार पढ़े हैं उन सबको प्रभावी तरीके से लागू करने की बात करता है हमारा अनुच्छेद 35। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाया जाए तथा उनका उल्लंघन होने की स्थिति में कानून के द्वारा दंड दिया जाए और उसे युक्त बनाया जाए। और विधि निर्माण की शक्ति आप सबको पता है किसके पास है, संसद के पास है। राज्य विधानमंडल को ये शक्ति नहीं दी गई है। ये सब अनुच्छेद 35 में कहा गया है। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन आप यदि हमारे मूल अधिकार को लेकर जो पहला वीडियो है और याले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको मूल अधिकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। हमारा भी यही प्रयास है कि आपको जो भी ज्ञान मिले वो पूरा मिले, आधा अधूरा ज्ञान ना मिले। किसी भी चीज़ को शॉर्ट में पढ़ने से वो चीज़ समझ में नहीं आती है, इसलिए एक बार आपको विस्तारित तौर पे पढ़ना होगा, फिर हालांकि आप इसके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।